जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग जो है एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि जो क्लास 12 है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड आर्ट्स का है सब्जेक्ट जियोग्राफी, हम लोग क्या करेंगे कि जियोग्राफी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन लाया जाएगा वो बिहार बोर्ड का जो 12 है आर्ट्स का क्वेश्चन बैंक, यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में 2000 जो है ना 2010 से लेके 2010 तो बहुत पुराना हो जाए, 2015 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल में, ठीक है, ज्योग्राफी में, उसको हम क्या करेंगे कि देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको वन लाइनर के तौर पर हम लोग देखेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, यानी समझिए कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, और देखिए जो भी क्वेश्चन होगा ना वो PYQ पर आधारित होगा। PYQ क्या है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे देखेंगे। और जो क्वेश्चन देखिए, जो एग्जामिनर होता है तो क्वेश्चन बनाने से पहले वो पिछला क्वेश्चन को देखता है कि हमने क्या पूछा है, और उसी क्वेश्चन के आसपास से क्वेश्चन को उठाकर फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में उसी के आसपास से फिर से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या करेंगे कि जो एक क्वेश्चन होगा उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे देखने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य होने वाला है वो रिवीजन करना और क्लास में ही आपको याद करा देना। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे कि जो भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और जो भी कंसेप्ट वाला मतलब टॉपिक है उसको क्या करेंगे देखने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए जो है VVI होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसको जो हम लोग सीरीज को स्टार्ट किए हैं तो रेगुलर कंप्लीट भी करेंगे। और ये ज्योग्राफी है और यह पार्ट 1 है, और इसके बाद क्या करेंगे कि इसको जो है पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर देखिए आपका जो है अच्छा खासा नंबर आ सकता है अगर आप रेगुलर क्लास को देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ज्योग्राफी को देखने से पहले हम लोग को यह समझना है कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भूगोल कहते हैं। देखिए यहाँ पे आया है भूगोल। भूगोल यानी हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी। अगर हम बात करें ज्योग्राफी का, इस शब्द का उदय यानी शब्द सबसे पहले इस्तेमाल जो है किसने किया था, तो एक जो है ग्रीक विद्वान था वो, जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज था। इसी ने जो है सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यानी हम कह सकते हैं कि भूगोल शब्द दिया था किसने, तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज ने दिया था। और यही कारण है कि भूगोल का पिता जो है किन्हें कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान जो है हिकेटियस, याद रखिएगा कि भूगोल का पिता जो है कभी कभी इरेटोस्थनीज को दे देता है और नहीं तो हिकेटियस को। अगर पूछ ले कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो याद रखना है कि हिकेटियस को ही कहा जाता है। ठीक है, परंतु भूगोल शब्द दिया था किसने, तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, यहाँ से बात करें हम भूगोल का, तो भूगोल का जो जनक है हिकेटियस को क्यों कहा जाता है? देखिए इसका कारण है कि इन्होंने जो है हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पीरियड्स। क्या नाम था? पीरियड्स जो है इस पुस्तक का नाम था। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के क्रमबद्ध विवरण दिया था, यानी पृथ्वी के बारे में जो है इन्होंने लिखने का प्रयास किया था। किस किस पुस्तक में लिखा था? तो पीरियड्स नामक पुस्तक में लिखा था। और यही कारण है कि कुछ विद्वान जो है हिकेटियस को भूगोल का जो पिता मानते। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भूगोल जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था और हिकेटियस को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, कारण आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे आता है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने जो है भूगोल की वैज्ञानिक और दार्शनिक जो है व्याख्या किया था, तो इतना मायने नहीं रखता है। बस याद रखिएगा कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए जियोग्राफी जो है ना, जियोग्राफी जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्द। एक होता है जियो। जियो का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। और इसके बाद आता है ग्राफो। क्या आता है? ग्राफो। ग्राफो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफो। ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। यानी हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन
या फिर हम जब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी हम बात कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है इसमें मेन तौर पर हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई चीज़ आएगा जो पृथ्वी से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब पृथ्वी होता है, और ग्राफो का मतलब वर्णन होता है। ठीक है, यानी जो है पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है कि इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, यानी ज्योग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक जो है विद्वान हुआ जिसका नाम था स्ट्रेबो, इसने क्या परिभाषा दिया है, तो इन्होंने परिभाषा दिया है कि वह विषय जिसमें हम पृथ्वी पर मौजूद आकाशीय पिंड, सागर, जमीन, झील और जितने भी गतिविधियाँ होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो भूगोल कहते हैं। यानी देखिए भूगोल क्या है, तो देखिए पृथ्वी के बारे में और आकाश पिंड के बारे में, यानी ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, आकाश पिंड हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा, बहुत सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, जब उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, यानी ढंग से पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ को जिस किताब में पढ़ते हैं ना, उसी को भूगोल कहते हैं। ठीक है, यानी भूगोल में हम मेन तौर पर जो है पृथ्वी से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जो है हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। याद क्या रखना है, तो जियो प्लस ग्राफो का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी पर लगभग जो 71% भाग पर जो है जल है, यानी पानी है, और 29% भाग पर जो क्या है तो स्थल है। अब इसी स्थल पर जो है पहाड़, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब जो है स्थित है। याद रखेंगे 71% जो है घिरा हुआ है किससे, जल से। देखिए 71% जल है, परंतु याद रखिएगा कि 2 से 2.5 से 3% जल ही जो है ना वो मानव के उपयोग करने के लायक है। ठीक है, उसके बाद जो है खारा पानी माना जाता है, खारा पानी है ये है माना क्या जाता है। नेक्स्ट है कि भूगोल एक बहुत ही व्यापक विषय है। इसे हम बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसको 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि हर चीज़ का प्रकार होता है, तो उसी प्रकार जो है भूगोल को पढ़ते हैं, तो इसको ना 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल। क्या होता है, भौतिक भूगोल होता है। देखिए पहला नंबर के भौतिक किसे कहते हैं, देखिए जिस चीज़ को आप स्पर्श कर देते हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भौतिक है। ठीक है, भौतिक अवस्था में है। इस पर क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है कि इसमें हम पृथ्वी की आकृति, विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसमें हम मेन तौर पर किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर हम इसमें पढ़ेंगे कि भू आकृति, यानी पृथ्वी की आकृति कैसा है। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति जियोड है, जिसको हम लोग गोल कह देते हैं। ठीक है, जिसे पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पठार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसी में जो है आगे आता है आपका सेकेंड, देखिए इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि जलवायु क्या है, नहीं है, मौसम कैसे बदलता है, वर्षा कैसे आती है, हवा की दिशा जो है कैसे परिवर्तन होता है, तापमान जो है पृथ्वी पर तापमान कैसे आता है, सूर्य का तापमान कितना है। तो ये सब जितना हम लोग पढ़ेंगे वो आ जाएगा भौतिक भूगोल में। ठीक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। ठीक है, समुद्र के बारे में पढ़िएगा, लहर के बारे में, ज्वार भाटा, ये सब कहाँ आता है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। अब आता है मानव भूगोल, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति के साथ कैसे बदलता है, यानी प्रकृति के साथ मानव का क्या संबंध है। इसको हम कब पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या, लोग कहाँ और कैसे बसते हैं, इसको कहाँ पढ़ेंगे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो खेती बाड़ी जितना आता है, व्यापार उपार, ये सब कहाँ आता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। याद रखिएगा भूगोल में ही आता है कृषि। क्या आता है, कृषि, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब जितना परिवहन, रेल उल, हवाई अड्डा, ये सब जितना आता है ना, सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है, परंतु वो आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल में आता है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, और भूगोल हमको लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसको एक बार पढ़ने का प्रयास पढ़िएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जहाँ तक लगा कि इतना में हो जाना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। अगले क्लास में जो है इसको और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है, और
आपको बता चुके हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप इसको देखिए और रिवीजन करिए। देखिए एक वीडियो को एक बार देखने से आपको रिवीजन होने वाला नहीं है, कम से कम कोशिश करिएगा कि 2 से 3 बार हम देख लें एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम तक वीडियो रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा और रिवीजन के तौर पर लाया गया है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि अरेबिका संबंधित है। तो अरेबिका एक किस्म है, क्या है, किस्म है। जैसे कि कई प्रकार का होता है ना, बिल्ली, जैसे बिल्ली का किस्म जैसे चीता हो गया, तो और भी कई सारे आते हैं, छोटा बिल्ली, बड़ा बिल्ली, तो उसी में एक आता है अरेबिका। इसका जो है एक प्रकार क्या है, तो अरेबिका जो है एक किस संबंधित किससे है, तो याद रखिएगा कॉफ़ी से। कॉफ़ी का ही एक प्रकार क्या है, तो अरेबिका है, ठीक है। आगे पढ़िएगा, आपकी कॉफ़ी के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा कॉफ़ी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील कौन है, ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉफ़ी होता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि कॉफ़ी के लिए जो लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। दूसरा नंबर बात कि कर्नाटक में ही याद रखिएगा सर्वाधिक रेशम का भी उत्पादन होता है, ठीक है। सर्वाधिक सोना का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में ही होता है। बिहार में जब बात करेंगे कि बिहार में जो है कहाँ होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक जो है जमुई में होता है। कहाँ होता है, जमुई में सोना, ठीक है, याद रखेंगे जमुई में। यहाँ से और कुछ क्वेश्चन है कि कॉफ़ी में पाए जाने वाला कैफीन मस्तिष्क को सक्रिय रखने में मदद करता है। यानी कॉफ़ी में जो है क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैफ़ीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफ़ीन। जैसे तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है बात करें हम चाय में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा चाय में जो है थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग सुनिए और इसको याद करिए, ठीक है, आपको क्लास में याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि कॉफ़ी के प्रकार। देखिए कॉफ़ी या फिर कहवा कह दे तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कॉफ़ी का एक प्रकार आता है अरेबिका। आपसे यही पूछ देगा कि अरेबिका क्या है, तो एक कॉफ़ी है। रोबस्टा क्या है, तो एक कॉफ़ी है। लेवेरिका क्या है, तो एक कॉफ़ी है। एक एक्सलेक्सा क्या है, तो कॉफ़ी है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे पिछले क्वेश्चन क्या पूछा था कि अरेबिका संबंधित है, तो कॉफ़ी से संबंधित है, ठीक है। तो अरेबिका यह जो है दुनिया की सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस कौन है, तो अरेबिका है। इसका स्वाद हल्का मीठा और फल फूल जैसा जो है होता है, ठीक है। दूसरा प्रकार है रोबस्टा। आपको याद रखना क्या है, तो रोबस्टा किससे संबंधित है, तो कॉफ़ी से संबंधित है। बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। बस ये सब समझने के लिए लाया गया है। यह अरेबिका से अधिक मजबूत, कड़वी और गहरी होती है, जिसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है। रोबस्टा जो होता है इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिबेरिका। यह जो है दुर्लभ और अपने अनोखे धुएंदार स्वाद के लिए जो है जाने जाते हैं। यानी लिबेरिका जो है यह जो है क्या है, तो बहुत ही कम मिलता है, समझे। नेक्स्ट है कि एक्सलेक्सा। तो यह भी जो है लिबेरिका परिवार का हिस्सा है और खट्टे और फल जैसे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से सिर्फ याद रखना है कि अरेबिका किससे संबंधित है, तो कॉफ़ी से। रोबस्टा किससे संबंधित है, कॉफ़ी से संबंधित है, याद रखिएगा। इसको थोड़ा और देख लेते हैं। रोबस्टा किससे संबंधित है, कॉफ़ी से। लिबेरिका कॉफ़ी से संबंधित है। एक्सलेक्सा कॉफ़ी से संबंधित है, ठीक है। बस यहाँ से इम्पोर्टेंट यही है, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, एक्सलेक्सा, ठीक है, कॉफ़ी से संबंधित है। उसके बाद है कि हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो याद रखिएगा महानदी पर है, महानदी पर। परंतु पूछ ले कि किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कि ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो यह भारत का सबसे जो है लंबा बांध है। क्या है, तो लंबा बांध है, याद रखिएगा सबसे लंबा बांध है। और बात करें हम सबसे ऊंचा, तो याद रखिएगा टिहरी बांध। यहाँ पे है नीचे आपका क्वेश्चन कि सबसे जो है ऊंचा बांध उत्तराखंड का टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग जो है 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे लंबा बांध अगर बात करें तो हीराकुंड बांध है, जो दुनिया का, भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे जो है लंबा बांध है, ठीक है।
और यह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाई गई है, इसका नाम क्या है, तो कलनई बांध। क्या नाम है, कलनई बांध है। सबसे पुराना बांध कौन है, तो कलनई बांध है, जो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना बांध, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन है, तो कलनई बांध है, जो कावेरी नदी पर बनाया गया है, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गुरुत्वीय बांध, भाखड़ा बांध है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध। भाखड़ा बांध जो क्या है, यह एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वीय बांध का उदाहरण कौन है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है, तो पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, लूनी नदी। याद रखिएगा कि कच्छ के रण में जो है गायब हो जाती है कौन, तो लूनी नदी। कच्छ कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश राज्य कौन है, गुजरात। देखिए यह अपना बिहार है, और बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी जा रही है। कौन सी नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है। ठीक है। और इधर से जो है गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद जो है कई सारी नदी जैसे कोसी नदी, कर्मनाशा नदी, ये सब नदी जो है क्या करता है कि बिहार गंगा में आकर मिल रही है। ठीक है। तो यह देख सकते हैं जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं नदी है। जैसे सोन नदी हो गया, ये देखिएगा तो इधर से पुनपुन नदी आ रही है, इधर से जो है फल्गु नदी जा रही है। गया किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुआ था। यहाँ पे गया से देखिएगा यहाँ पे नदी जा रही है। ठीक है, यहाँ से भी जो है नदी जा रही है। तो ये सब नदी क्या करती है कि जाके गंगा में ही मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है देख लीजिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखिए आपसे ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है सोन नदी। ठीक है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जाके जो है गंगा में मिल जाती है। बस इसके अलावा आपको जो है ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, कोसी नदी। ठीक है। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है, नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है और बिहार में प्रवेश कर देती है। एक जगह है कुर्सेला, कुर्सेला नामक स्थान पर जो है गंगा से मिल जाती है। ठीक है। और बात करें हम गंगा नदी की लंबाई की, तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर है। और बिहार में जो इसकी लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। कितना है, तो बिहार में याद रखिएगा 445 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी की बात करें तो सबसे अधिक लंबाई किस जिला में है, तो याद रखिएगा पटना जिला में है। गंगा नदी की लंबाई जो है सबसे अधिक जो है किस जिला में है, तो याद रखिएगा पटना जिला में है। ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को। ठीक है, क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने के लिए जो है प्रसिद्ध है। बिहार की कुछ नदी है, जैसे गंडक नदी को देख लेते हैं। यह जो है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर में के पास जो है गंगा में मिल जाती है। देखिए गंडक नदी की बात करें तो हाजीपुर किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा कि गंडक नदी के किनारे है। और गंडक नदी जो है गंगा में कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा हाजीपुर के पास सोनपुर में मिल जाती है। कहाँ पर ही, सोनपुर में। देखिए सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, तो सोनपुर है, याद रखिएगा। और यह जो सोनपुर में ही गंडक नदी क्या करती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा नदी यानी जिसको सरयू भी बोला जाता है, यह मुख्य रूप से जो है सिवान और सारण जिला में जो है बहती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। यानी घाघरा नदी जो है छपरा में किससे मिलती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बूढ़ी गंडक, यह सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। देखिए बिहार का सबसे जो ऊंचा पहाड़ी है कौन है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण में यह फैला हुआ है। ठीक है, किस चंपारण में, तो पश्चिमी चंपारण में फैली हुई है। और यह जो है मुंगेर के पास, मुंगेर याद रखिएगा, मुंगेर के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कि बागमती, यह जो है नेपाल की हिमालय श्रेणी से निकलती है और क्या करती है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिला में बहती हुई मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है महानंदा नदी, यह जो है उत्तर पूर्वी बिहार किशनगंज कटिहार की एक प्रमुख नदी है। ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं गंगा की ही सहायक नदी है। महानंदा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सोन, तो ये सब किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की ही सहायक नदी है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि दक्षिण से जो मिलती है नदी, जैसे कि सोन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और यह नदी पटना के पास एक जगह है मनेर,
याद रखिएगा। मनेर अगर याद न रहे तो आप यहाँ पे दानापुर भी याद रखिएगा। दानापुर के पास क्या करती है कि सोन नदी जो है गंगा से मिल जाती है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है तो याद रखिएगा दानापुर में, ठीक है। पुनपुन नदी की बात करें तो याद रखिएगा कि यह पलामू झारखंड से निकलती है और पटना के पास फतुहा, क्या नाम है, फतुहा में जो है मिल जाती है। फतुहा में जो है गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है तो याद रखिएगा गंगा से जो है मिल जाती है, ठीक है, गंगा से मिल जाती है। तो ऐसे को देखने का प्रयास करिएगा। फतुहा के पास जो है किससे मिल जाती है तो गंगा से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फल्गु नदी, यह जो है गया जिला में एक अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। देखिए जो भी लोग अपना जो मतलब मर जाता है तो उसके बाद जो नहीं लेके जाता है पिंडदान, तो वह इसी नदी में करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह जो है गया जिला का एक अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है जहाँ लोग पिंडदान करने जाते हैं, ठीक है। फल्गु नदी किनारे याद रखिएगा भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मनाशा, इसे जो है अपवित्र नदी माना जाता है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। तो बिहार और यूपी के बीच में कौन सा नदी सीमा बनाती है, कर्मनाशा नदी। एक और नदी किउल नदी, सब बिहार में बहती है। यह हजारीबाग से निकलकर लखीसराय के पास गंगा में मिल जाती है। चलिए अब यहाँ था, अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है तो याद रखिएगा यमुना। यमुना जो है याद रखिएगा प्रयागराज यमुना नदी के किनारे ही स्थित है और प्रयागराज में ही जो है गंगा और यमुना मिलती है। यमुना कहाँ से निकलती है तो यमुनेत्री से निकलती है, याद रखिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। और इसे जो है सर्वाधिक प्रदूषित या फिर गंदे नाली की संज्ञा भी दिया गया है, किसको, यमुना नदी को। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। यमुना कहाँ मिलती है गंगा में तो याद रखिएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलती है तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में स्थित है तो हरियाणा में। यहाँ से आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था, में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है तो उत्तर प्रदेश में है नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि कलपक्कम किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कुंडलकुलम कहाँ पे है तो तमिलनाडु में। पूछ ले तारापुर जो है कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत का पहला जो है यह जो है परमाणु संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पूछ लेगा कि रावत भाटा कहाँ पे है तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि कैगा जो है परमाणु संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि कलपक्कम, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में, कलपक्कम जो है परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नरौरा पूछ ले कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में। सभी जो है VVI है, याद रखिएगा, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। काकरापारा पूछ ले तो कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मुख्यालय जो है कहाँ पे है तो जिनेवा में है। यहाँ पे है कि UN, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। पूछ ले कि UNO का मुख्यालय कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब हुआ था तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना जो है कब हुआ था तो 1944 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था तो 1944 में हुआ था। या फिर आपसे पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ है तो याद रखिएगा अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे VVI है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछ ले कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा जिनेवा में है। कहाँ पे है, जिनेवा। नेक्स्ट है कि नाटो का जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे तो मनीला में है।
नेक्स्ट है कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु में। सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना जो कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? तो याद रखिएगा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए VVI है वो है नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? तो सार्क का यानी दक्षेस का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओपेक किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो रेखीय प्रतिरूप में आएगा। सब एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो उदीस अबाब जो है इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो भारत के पड़ोसी देश से बन जाते हैं, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। इसको जो है क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा कि यहाँ से नीचे जो है ना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे बंदरगाह हो गया, कई सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग लाएंगे धीरे धीरे, तो इस डिस्कशन कराएंगे और आपको समझाएंगे भी। ठीक है, जल डमरू मध्य क्या है, तो आपको जो धीरे धीरे आपको फिगर के माध्यम से भी सब कुछ समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या करिए कि पार्ट 1 को देख लीजिए और पार्ट 2 जब आएगा तो उसको भी देखने का प्रयास कर लीजिएगा। देखिए आप इतना बात याद रखिएगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि जो भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको देखने का प्रयास करेंगे और आपको पूरा समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और जितना होगा हम अपना पूरा जो है झोंक देंगे। बस आप खुद भी मेहनत करिए, और एक टीचर से ज़्यादा एक स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, हमको इतना बनाने में टाइम लगता है, तो आप ही इसका जो है फ़ायदा उठाइए, देखिए, और जब तक वीडियो आता है आप उसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो यह पार्ट 1 था, पार्ट 2 का इंतज़ार करिए, तब तक इसका रिवीजन करिए और PDF